आईआईटी रुड़की नाम वर्षों से सुनता आ रहा हूं, लेकिन आज पहली बार आप लोगों के बीच में आकर मुझे भी कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में आईआईटी रुड़की के डायरेक्टर श्री के पंत जी, के पंत जी से बातचीत करते हुए एक नई जानकारी मुझे मिली है कि एक यूनिवर्सिटी तो आईआईटी रुड़की के रूप में यहाँ आज हम मिल ही रहे हैं, एक और देश की यूनिवर्सिटी है जिसके हम दोनों ही फेलोज हैं, और वो यूनिवर्सिटी है डॉक्टर हेडगेवार यूनिवर्सिटी। तो उस नाते से कुछ पुराने प्रसंग याद कर रहे थे। इनकी कठिन मेहनत परिश्रम से आज अपने इस आईआईटी संस्थान को एक बड़ा तीव्र गति से आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। आज हमारे बीच में सीआरसी के चेयरपर्सन श्री जिष्णु बरुआ जी और फॉर्म ऑफ रेगुलेटर्स के सभी हमारे डिस्टिंग्विश चेयरपर्सन और मेंबर्स, ये भी सब उपस्थित हैं। कई बार इनके साथ बातचीत होती रहती है, क्योंकि रेगुलेटर्स हैं तो इनका अपना काम है, वो करते हैं, और हम कुछ बातें रेगुलेटर्स से अलग हट करके भी इनको कहते हैं। थोड़ा टकराव टसल मसल चलता रहता है, लेकिन फिर भी एक पर्पस को लेकर के, एक उद्देश्य को लेकर के हम काम कर रहे हैं। तो ऐसे आज सब यहाँ एक बड़े काम के लिए इकट्ठे हुए हैं। मैं आपका भी सबका स्वागत करता हूँ। आईआईटी रुड़की के फैकल्टी मेंबर्स, सभी स्टूडेंट्स, छात्र छात्राएं, पावर सेक्टर से जुड़े हुए सभी हमारे विशेषज्ञगण और मीडिया के मित्रों, आज का ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में जैसा हमको बताया गया है कि फॉर्म ऑफ रेगुलेटर्स और आईआईटी रुड़की द्वारा सेंटर फॉर रेगुलेटरी अफेयर्स का एक संस्थान, इसका ये उद्घाटन हो रहा है, हुआ है रादर। मैं इस समय पर आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, भारत का जो पावर सेक्टर है, ये हम सबको मालूम है। अब ये ठीक है कि देश हर दृष्टि से आगे बढ़ रहा है, देश की इकोनॉमी दुनिया में अपना एक स्थान प्राप्त कर रही है, और मैं समझता हूं उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी का योगदान है तो पावर सेक्टर का है। अब आप कहेंगे कि सबसे ज्यादा पावर सेक्टर का, ये आप कैसा कह सकते हैं? उसका बहुत बड़ा सिंपल कारण है। हमने किसी एक वरिष्ठ हमारे अधिकारी, उनसे एक बार बात सुनी। उन्होंने ऐसे ही कुछ फैकल्टी मेंबर्स बैठे थे, तो सबने अपने अपने सब्जेक्ट की प्रशंसा करनी शुरू की। एक ने कहा कि बताइए इस फैकल्टी मेंबर्स में सबसे जो महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा सब्जेक्ट है? तो किसी ने कहा कि हिंदी है, किसी ने कहा अंग्रेजी है, किसी ने कहा मैथमेटिक्स है, किसी ने कहा साइंस है, किसी ने कहा, अपने अपने सब्जेक्ट्स की चर्चा करने लग गए। और जो सबके बीच में सेंट्रल फिगर बनकर के बात पूछ रहे थे, उनका नहीं, आपके सबके उत्तर ठीक नहीं है। मैं बताता हूं कि कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जो है वो मैथ्स है, गणित है। अब साइंस वाले कहें कि हम गणित कैसे, हम भी तो हैं, अंग्रेजी वाले कहें हम भी तो हैं, कैसे कहते हो आप मैथ के और सब्जेक्ट हैं वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? उनका सिंपल रीजन क्या, आई एम प्रोफेसर ऑफ मैथ्स, दैट्स व्हाई मैथ्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो इसलिए देश की इस प्रगति में मैं तो आज यही कह सकता हूं कि सबसे ज्यादा अगर महत्वपूर्ण योगदान देश को आगे बढ़ने में, विकसित भारत 2047 बनाने में अगर किसी का योगदान है तो दैट इज द सेक्टर ऑफ पावर डिपार्टमेंट। पावर डिपार्टमेंट की चिंता हम सब कर रहे हैं। यहां जो आज संस्थान का जिसका उद्घाटन हुआ है, इसमें हम लोग पॉलिसी मैटर भी विचार करेंगे, हम लोग इसमें रिसर्च भी करेंगे, हम इनोवेशन भी करेंगे, रेगुलेटरी एक्सेलेंसी उसमें भी हम आगे बढ़ेंगे। रेगुलेशंस बहुत जरूरी हैं। अनरेगुलेटेड चीजें कभी कभी अपना अगर लिमिट्स को क्रॉस कर जाए तो बजाय निर्माण के वो विध्वंस भी कर देती हैं। पानी है, बहता पानी, अगर वो रेगुलेट हो गया तो ठीक से हर जगह उसका पर्पस पीने के लिए, सिंचाई के लिए, डेली यूज के लिए काम आएगा। अगर वो रेगुलेट नहीं किया तो क्या करेगा? तबाही मचाएगा। ऐसे ही पावर सेक्टर है,
पावर सेक्टर दिखने में बहुत आसान, यानी सामान्य व्यक्तियों को आसान लगता है, लेकिन हम जब सो लोग समझते हैं, राइट फ्रॉम जनरेशन, ट्रांसमिशन, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन, और इसमें अलग अलग प्रकार जनरेशन के भी, कहीं हाइड्रो है तो कहीं सोलर है तो कहीं विंड है तो कहीं मानो थर्मल है, कितने ही प्रकार आ गए हैं। और इन प्रकार में हर बार कुछ ना कुछ जुड़ता चला जाता है। क्योंकि मैं भी थोड़ा साइंस का स्टूडेंट रहा हूं, तो इस नाते से मुझे मालूम है कि एनर्जी इज कांस्टेंट, केवल इसका जो कन्वर्जन है फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म, यही करते हैं हम, और कुछ नहीं है। थ्रू आउट यूनिवर्स एनर्जी इज कांस्टेंट। तो उसके अंदर बहुत सी चीजों को हमने इस एनर्जी को इधर से उधर किया है। आज बात कर रहा था मैं हमारे डायरेक्टर साहब से कि जब एनर्जी इज कांस्टेंट तो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जाती है। हमारे लाउड स्पीकर जो आप सुन रहे हैं, मैं यहाँ बोल रहा हूँ, हल्की आवाज में बोल रहा हूँ, आपको ऊंची सुन रही है तो क्या जो ऊंची आवाज है, क्या उसको वापस इलेक्ट्रिक एनर्जी में नहीं तो कन्वर्ट कर सकते? तो कर सकते हैं। उन्होंने जो सब्जेक्ट बताया, या पीजो इलेक्ट्रिक सिस्टम, तो पीजो इलेक्ट्रिक सिस्टम में दिस साउंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। मैंने कहा रिसर्च करिए, अच्छा सा इंस्ट्रूमेंट बनाइए, और हमारे यहाँ पार्लियामेंट में बहुत शोर होता है, मैं एक वहां लगा दूंगा और कुछ नहीं, तो जो छोटा मोटा करंट मिलेगा उसमें, और चार्जिंग तो अपना कर ही लेंगे, मोबाइल चार्जिंग है या अपने आईटी के इंस्ट्रूमेंट है उसकी चार्जिंग है, बैटरी चार्जिंग है, कुछ तो कर लेंगे, इसलिए उसका भी उपयोग कर सकते हैं। बात बड़ी सहज है, लेकिन इस पर काम करना चाहिए। हर चीज की एनर्जी को फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म, ये अगर रिसर्च कोई कर सकता है तो आप जैसा संस्थान कर सकता है। इसलिए इस पर आगे आगे बढ़ेंगे तो मैं समझता हूं कि इन चीजों को आगे करने के लिए ठीक काम मिलेगा। जैसा आज हमने इस एक सेंटर का उद्घाटन किया है, इसी प्रकार का एक सेंटर का जो उद्घाटन है 3 महीने पहले जनवरी 2026 में आईटी दिल्ली में भी किया था। सभी हमारे रेगुलेटर्स जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, ये भी सब आए थे उस समय। यानी एक प्रकार का रेगुलेशन का सिस्टम, विश्व के मानचित्र पर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं समय अनुकूल, और जो दूरदर्शी हमारी सोच है उसके हिसाब से हमारी डिमांड कितनी होगी और हमें कितना एनर्जी उसको प्राप्त करनी पड़ेगी, किसके सोर्स से प्राप्त करनी पड़ेगी, तो ये सारा रिसर्च का एक काम है, स्टडी का काम है। तो इस स्टडी के काम में जो चीजें यहाँ अपने को ध्यान करनी है वो ये है कि हमारी एनर्जी, यानी रिन्यूएबल एनर्जी और फोसिल नॉन फोसिल, ऐसा हम उसको पार्ट बनाते हैं। एक समय था थर्मल हाइड्रो, जितनी आवश्यकता थी उससे पूरा हो रहा था। अब उससे पूरा जब नहीं हो रहा, और खास करके जैसे अब एनवायरमेंटल इफेक्ट होने लग गए, पेरिस एग्रीमेंट के अंदर हमने कहा कि नेट जीरो के ऊपर हमको जाना है, तो कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को कम किया जाए। उसमें से निकला कि थर्मल से दूर हटो, हाइड्रो पाओ, सोलर लाओ, विंड लाओ, ये सब लाने लग गए। और ध्यान में ये आया कि उस प्रोजेक्ट में एस्टेब्लिश करने के अंदर वर्षों लगते हैं, 5 साल 7 साल 10 साल भी लग जाता है एक प्रोजेक्ट को। सौर ऊर्जा में उठाया और 6 महीने में 3 महीने में प्रोजेक्ट तैयार हो गया। घर के ऊपर सौर ऊर्जा के जो हम प्रोजेक्ट लगा रहे हैं तो दिनों में लग जाते हैं। तो स्पीड से होने लगा, स्पीड से होने लगा तो कठिनाई क्या आ गई, एक तरफ एनर्जी का अबंडेंस हो गई डे टाइम में, सोलर आवर्स में, और उसका उपयोग उतना हुआ नहीं। अब चूंकि हमारा ग्रिड सिस्टम है उसको भी हमको स्टेबल करना है, स्टेबल करना है, तो ये अनस्टेबिलिटी शुरू हुई, उसके अंदर ग्रिड सिस्टम को खतरे पैदा हो गए। अब इसमें से कल ही हम 2 घंटे की मीटिंग करके आए हैं, हमारे बरुआ साहब भी थे उसमें, बाकी सब लोग बैठे थे, तो हमको इस पर कुछ काम करना पड़ेगा। आज का मैं समझता हूँ सेमिनार जो अपना है इसका विषय भी यही है, स्टोरेज। तो हमें स्टोरेज पर आना पड़ेगा। हमें डे टाइम जब हमारे पास पावर पर्याप्त है उसका यूज टीओडी मेथड से जाना पड़ेगा। उसमें हमें स्मार्ट मीटर का उपयोग करना पड़ेगा, उसमें टैरिफ का कुछ डिफरेंस करना पड़ेगा ताकि लोग अपने आप अपनी डिमांड को लो टैरिफ टाइम पीरियड पर शिफ्ट करें, ताकि जहां हमारी एनर्जी बनती है, खास करके 2 स्टेट्स हमारे हैं जहां सोलर एनर्जी पर्याप्त है, गुजरात है, राजस्थान है। जितनी एनर्जी वहां आज हम पैदा कर रहे हैं उसका इवैक्यूएशन उतना नहीं हो रहा। जब इवैक्यूएशन नहीं होगा या तो फिर लोकल यूज करेंगे, ट्रांसमिशन लाइनें बढ़ा करके इवैक्यूएशन बढ़ाएंगे,
कोई ना कोई सिस्टम हमको खड़ा करना पड़ेगा, और या फिर स्टोरेज वहीं पर करना होगा। तो बैटरी स्टोरेज आज के समय में बहुत बड़ी आवश्यकता है, जिसके ऊपर आप लोग जरूर विचार कर रहे होंगे कि कैसे उसको फास्ट करें और कैसे उसकी कॉस्ट कम करें, कैसे कोई टेक्नोलॉजी या उसका जो मटेरियल है कौन सा उसमें लगाएं, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा बैटरी स्टोरेज एट द स्पॉट, जहां सोलर एनर्जी है वहीं पर स्टोरेज हो। क्योंकि अगर दूसरी जगह लगाएं तो अगेन ट्रांसमिशन की आवश्यकता पड़ेगी। तो लेसर ट्रांसमिशन लाइंस के साथ हम उसका स्टोरेज करना और अपनी आवश्यकता के हिसाब से किस टाइम पर यूज करना उसको यूज करना। तो दीज आर द सिंपल मेथड्स जिसके ऊपर हमको विचार करना चाहिए, और जब उस पर आगे चलेंगे तो हमारी जो कैपेसिटी एडिशन है वो हम करते चले जाएंगे, और जो कैपेसिटी एडिशन के बाद उसकी रिलायबिलिटी वो इन साधनों से हम उसको ठीक करेंगे। तो हम लोग जो आज दुनिया में फास्ट ग्रोइंग पावर सिस्टम हमारा, आज हम 532 गीगावाट से ज्यादा ये पावर कैपेसिटी हमारी हो गई है, और इसमें जितनी डिमांड हमारी बढ़ रही है उसको बहुत अच्छे प्रकार से मीट आउट भी कर रहे हैं। 2024 के अंदर अपनी जो पीक डिमांड देश की हुई थी वो हुई थी 249 गीगावाट से, अगर मुझे याद है तो ऐसे ही ना, 249 गीगावाट से हुई थी। ये है 30 मई 2024, और हमने सफलतापूर्वक उसको पूरा किया। हमने 25 की भी तैयारी की थी कि और उससे ऊपर जा सकते हैं, मौसम अच्छा रहा, नहीं जा पाए, गए नहीं, ठीक हो गया, अच्छा हुआ, खुशी मनाई सबने। इस बार 24 अप्रैल को ही वो रिकॉर्ड टूट करके 256 गीगावाट हो गया। हमारी एनर्जी उस दिन भी 260 गीगावाट का जनरेशन हुआ है, कमी नहीं रही। लेकिन साथ ही सोलर एनर्जी इतनी ज्यादा हो गई कि 1 मई को जो हमारे एक्सचेंज है, एनर्जी एक्सचेंज बनी हुई है, वहां बिक्री के लिए पावर आती है और 0 रेट में भी खरीदने वाला कोई नहीं है। सोलर ज्यादा हो गई और हमारा बाकी जो आवश्यकता है वो रात को पावर इतनी कम है। इस समस्या के हल करने के लिए इस सेमिनार में हमको जरूर सोचना चाहिए। इसमें से हम अपने जितने टारगेट्स हैं उसको जरूर पूरा करेंगे। इस वर्ष हमको लगता है कि हमारी पीक डिमांड 270 गीगावाट जा सकती है, उसको भी हम पूरा करेंगे। एक समस्या है हमारे पास इस समय, वो है कभी कंटिजेंसी में हम गैस का जनरेशन भी करते थे। अब इस बार चूंकि गैस का इंपोर्ट कठिन एक काम हो गया है, हम 8 गीगावाट की जो कैपेसिटी अपनी गैस जनरेशन की है, अगर गैस उपलब्ध हुई तो 8 गीगावाट वो भी कर पाएंगे, और गैस उपलब्ध नहीं हुई शायद 8 गीगावाट की हमको कठिनाई आएगी। तो इसलिए वो क्वेश्चन हमने रखा हुआ है। फिर भी 270 तक हमको कठिनाई नहीं है। आगे चल करके 2030 तक हम ये जो आरी है, जो आज 51% के लगभग हम पहुंचे हैं, 260 के आसपास पहुंचे होंगे। कितना पहुंचे हैं आज आरी? 532 में से कितना पहुंच गए हैं? 270। लेकिन 2030 तक हमको 500 गीगावाट आरी करना है, और जब 500 गीगावाट आरी करना है, अकॉर्डिंगली यदि हम फॉसिल पावर को नहीं बढ़ा पाए तो हमारा ग्रिड स्टेबलाइजेशन को दिक्कत आएगी, कठिनाई आएगी। उसका रास्ता फिर वही है, टीओडी, ट्रांसमिशन लाइंस, इवैक्यूएशन एंड स्टोरेज, चाहे पावर स्टोरेज हो और यानी बैटरी स्टोरेज हो या पीएसपी हो। पोटेंशियल बहुत है हमारे पास। हमारे पास पीएसपी का यानी खास करके पहाड़ी एरिया जो है, पठार के एरिया है, वहां पीएसपी के पोटेंशियल को हम दोहन कर सकते हैं। 700 गीगावाट का हमारे पास पीएसपी का पोटेंशियल है आज भी। मैं बोल ऐसे ही रहा हूं, बताए हुए आंकड़े आप ही लोगों के हैं, वही बोल रहा हूं ताकि सब एक लाइन पर आकर के सोचें। तो पीएसपी, बैटरी स्टोरेज की कठिनाई सबसे बड़ी यह है कि उसमें हमको चीजें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मेक इन इंडिया में जितनी चीजें अपने देश की हम बना सकते हैं, उसका रॉ मटेरियल है, उसकी टेक्नोलॉजी है, मशीनरी है, सभी देश के अंदर बनी हुई होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें इंडिजिनस कैसे बने, इसके ऊपर हमको विचार करना चाहिए। रेगुलेटरी कमीशन बहुत से रेगुलेशंस ये बनाते हैं, तो रेगुलेशंस को बनाने में ये जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी देश की भौगोलिक स्थिति, यहाँ का जलवायु, यहाँ की बाकी परिस्थितियां, तो उसमें कौन से नियम हमारे लिए ठीक हैं वही हमको लागू करने चाहिए। कभी कभी इंटरनेशनल लेवल पर दुनिया के कुछ नियम वहां के लिए जो लागू होते हैं उसको अपने यहाँ लागू करने की कोशिश करते हैं। अब ये देख लीजिए, नेट जीरो 2070 में कहा है, यानी नेट जीरो पर हम आ जाएंगे। यूएसए जिसने कहा था
कि वो शायद 2050 तक आने वाले थे, लेकिन क्या कारण बने, यूएसए हैज बैक्ड आउट। उनका हम नहीं इस पर आएंगे, जबकि इनिशिएटिव उन्हीं लोगों के थे 2015 में। अब दुनिया के देश सोच रहे हैं कि जब यूएसए ही बैकआउट कर गया तो हमको उस पर स्ट्रिक्ट रहना कि नहीं रहना। हम भी देखते हैं कि हमारे पास कोल का भंडार बहुत बड़ा है, तो अभी 2032 तक तो हमने तय किया कि कोल के जितने ज्यादा हम अपने प्लांट्स लगा पाएंगे उतने हमको लगाने हैं, वो प्रोजेक्ट्स पूरे लगाने हैं। उसके बाद सोचेंगे कि और आगे बढ़ना कि नहीं बढ़ना है। लेकिन वो बात भी ठीक है, हम जीवन को सुरक्षित रखना चाहते हैं ताकि इस कार्बन डाइऑक्साइड के कारण से, इस प्रदूषण के कारण से कोई दुनिया में, देश में कोई ऐसी समस्या ना खड़ी हो जैसे कोविड में खड़ी हुई। कोविड के समय ऐसा स्थिति आ गई थी कि पता नहीं दुनिया में मनुष्य बचेगा कि नहीं बचेगा। वो 1.5 साल का समय इतना कठिन गया है, उसमें से रास्ते निकले, हमारे साइंटिस्ट ने वैक्सीन बनाई, हमने ना अपने आप को बचाया बल्कि दुनिया के और 50 देशों को उस वैक्सीन को दिया। तो हमारा साइंटिस्ट, हमारा रिसर्चर अगर ठान लेता है तो बहुत आगे तक बढ़ जाता है, ऐसा मेरा विश्वास है। इसलिए आपसे अपेक्षा है कि आप इन चीजों में आगे बढ़ें। और जहां तक रेगुलेशंस की बात है, वो रेगुलेशंस हमें अनुकूल रेगुलेशन क्या है। हम किसी के थोपे हुए रेगुलेशन पर काम नहीं कर पाएंगे, और हम अपने रेगुलेशन है जो हमारे लिए हैं, हम भी नहीं किसी और पर थोपेंगे। किसी को अडॉप्ट करना करें, नहीं करना मत करें। मैंने आईआईटी दिल्ली में जब आप लोग थे तो एक कहानी सुनाई थी, मैं उसको फिर दोहराना चाहूंगा, या कुछ लोग नए बैठे होंगे। एक बार लोमड़ी और बगुला, इनकी दोस्ती हो गई है। तो कहानी पंचतंत्र की जैसे कथाएं होती हैं, ऐसी कथा है। तो उसमें एक दिन लोमड़ी ने बगुला को कहा, भैया आपको मैं भोजन का निमंत्रण देती हूं, आप मेरे यहाँ आइए। मैं कहा ठीक है, स्वीकार। तो बगुला जो है वो लोमड़ी के यहाँ भोजन के ऊपर चले गए। लोमड़ी ने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया, खीर बनाई, और परोसने के लिए उसने कहा कि आओ बैठो खाते हैं। उसने खीर परोस दी थाली के अंदर, सामान्यतः थाली में खीर परोसी जाती है, तो थाली के अंदर खीर परोस दी। अब बगुला जो है उसकी चोंच से खाना होता, वो खीर खा ही नहीं सका थाली में से, और लोमड़ी वो अपनी जीभ से चाट गई सारी। तो बगुला कहता कि क्या किया तूने, मुझे भूखा मार दिया, तुम तो खा गई हो सारा, और मुझे खाने के लिए मेरे पास सिस्टम ही नहीं है कोई। कहले देखिए हमारे तो यहाँ नियम है कि जो हमारे घर में आएगा वो थाली में खाना खाएगा, ये हमारा नियम है। अब आपका पेट भरे ना भरे मुझे क्या लेना देना, मैंने तो खीर बनाई आपके लिए बनाई, आप नहीं खा पाए, तो अब हो गया मामला, ठीक हुआ। अब बगुला भी चतुर तो था ही, उन्होंने कहा ठीक है बहन, अगले हफ्ते आपका खाना मेरे यहाँ। कहा ठीक है मंजूर। अगले यहाँ लोमड़ी पहुंच गई बगुला घर, तो बगुला ने खीर बनाई, और खीर बना करके सब खीर जो है एक सुराही में डाल दी कि खाओ। अब सुराही में बगुले ने तो चोंच मार मार के खा ली, अब सुराही में लोमड़ी कैसे खाए, लोमड़ी नहीं खा सकती। अब लोमड़ी के आपने तो मेरे साथ धोखा किया, थाली में मैंने खिलाया था, तुम थाली में खिलाओ। ये देखो थाली था तुम्हारा नियम, मेरा मेरा नियम है सुराही। तो तुम्हारा तुम्हारा नियम तुम्हारे लिए, मेरा नियम मेरे लिए। खाना खाओ नहीं तो नहीं खाओ, खानी है। कहानी में से मतलब ऐसा नहीं है कि ये हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन पंचतंत्र में ऐसी कथाएं शिक्षाप्रद होती हैं। तो हमारा नियम जो है हमारे लिए है, हम उसका उपयोग अपने लिए करेंगे। यहाँ की जलवायु क्या है, यहाँ का हमारी क्षमता क्या है, हमारी आवश्यकता क्या है, तो उस नियम के हिसाब से हमको आगे बढ़ना। हाँ, मानवता के हित में होना चाहिए, किसी के नुकसान में नहीं होना चाहिए। तो ऐसे नियमों को अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग देश को भी, दुनिया को भी उसका लाभ दे सकेंगे। मैं तो आज इस अवसर पर पुनः इतना ही कहूंगा कि जो हमारा मुख्य उद्देश्य है वो है कि आरी का पूरा उपयोग हम करें। अभी जो कर्टेलमेंट होने लग गई है वो ना हो। अब कर्टेलमेंट करते ही जिन लोगों ने अपने प्रोजेक्ट्स लगा रखे हैं आरी के लिए, जब उनका प्रोडक्शन जनरेशन बंद करेंगे तो उनको बहुत नुकसान होगा। इसलिए उस सारे का उपयोग हम किसी ना किसी तरीके से करें। कल राजस्थान और गुजरात की प्रेजेंटेशन में देख रहा था, दोनों स्टेट्स में लगभग 10 गीगावाट पावर ऐसी है कि पूरा जनरेशन अगर उनको करने का मौका मिल जाए तो 10 जनरेशन ऐसी है जो उपयोग ही नहीं कर पाएंगे वहां राजस्थान में और गुजरात में, तो बेकार जाएगी। इसलिए करना पड़ेगा कर्टेलमेंट। तो इस कर्टेलमेंट को ना करना पड़े
तो मैं तो वाकई कल भी बोला था, आज फिर बोल रहा हूं, कर्टेल द कर्टेलमेंट, कि कर्टेलमेंट ना करनी पड़े, इस प्रकार के हम सारे सिस्टम में चलें। इसमें जो मेथड है, टाइम ऑफ द डे, इस पर हम रिसर्च करें और कैसे स्मार्ट मीटर्स के माध्यम से, और हम स्टेट्स को, यानी जो सारे सिस्टम में हम अपने सेंट्रल जितना सिस्टम है उसमें तो करेंगे ही करेंगे उसका उपयोग, इंटरस्टेट इंट्रास्टेट, उसमें भी उनको टेक्नोलॉजी बताएं, उसको सिस्टम बताएं, थ्योरी बताएं, व्यवहार में उन्होंने लाना है वो सब करना चाहिए, स्टोरेज करना ही चाहिए, ट्रांसमिशन लाइन बननी चाहिए। तो ये सारा जो एक विषय इसमें पावर एक्सचेंज सिस्टम, पावर एक्सचेंज सिस्टम पर भी काम करना चाहिए, ताकि आसानी से एक पावर जनरेटर अपनी पावर को किसी भी कंज्यूमर को वो दे सके। बहुत सारा ऑप्शंस आ गए हैं, सारी चीज अब केवल रेगुलेटरी सिस्टम जो हमारा सरकारी सिस्टम है उसमें से चलेगा जरूरी नहीं है। दुनिया में बहुत खुले पावर एक्सचेंज पावर के बन गए हैं, तो उस पावर एक्सचेंज में किसी के पास है तो बेच ले, किसी को खरीदना है वहां जाके खरीद ले। इस पर भी रिसर्च करने की हमारी आवश्यकता है। तो इस सब सिस्टम को एक विश्वसनीय, स्वस्थ, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, इसकी ओर हम आगे बढ़ें, और उस नाते से हमारा जो सेंटर फॉर रेगुलेटरी अफेयर है ये अच्छे प्रकार से काम करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इस अवसर पर आपको मैं बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।